वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं ग्रुप्स पर कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके पास में प्रदर्शित कीजिए कि समस्त विषम पूर्णांकों का समुच्चय यौगिक संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपके पास में एक समुच्चय है सपोज, और ये जो समुच्चय है इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है यहाँ पर जी से। तो जी आपके पास में है समस्त विषम पूर्णांकों का समुच्चय, समस्त विषम पूर्णांकों का समुच्चय, और संक्रिया आपके पास में है यौगिक संक्रिया यानी कि योग संक्रिया है। अब देखिए आपको प्रूव करना है कि ये ग्रुप नहीं होगा। तो ग्रुप के लिए चेक करना है तो सबसे पहली कंडीशन आप लोग चेक करते हैं द्विचर संक्रिया। अब द्विचर संक्रिया कैसे चेक करते हैं भाई, आप लेंगे दो विषम पूर्णांक, और हम जानते हैं कि दो विषम पूर्णांकों का योग हमेशा कैसा होता है, सम, और यानी कि विषम तो नहीं होता ना। तो दो विषम पूर्णांकों का योग सम होता है यानी कि विषम नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि पूर्णांकों का योग द्विचर संक्रिया नहीं है, और पूर्णांकों का योग द्विचर संक्रिया नहीं है इसलिए ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय आई यौगिक द्विचर संक्रिया के सापेक्ष एक अपरिमित आबेली ग्रुप है। तो देखिएगा भाई, आपके पास में सबसे पहले एक समुच्चय है आई, और आई है पूर्णांकों का समुच्चय। आई अपने पास में क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। तो आपको सिद्ध करना है कि ये योग संक्रिया के सापेक्ष एक ग्रुप बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे द्विचर संक्रिया। अब द्विचर संक्रिया की आप लोग जांच करेंगे तो देखिएगा, हम जानते हैं दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक ही होता है, यानी कि अगर दो पूर्णांक लेंगे आप लोग, ए बी बिलोंग्स टू आई, ए और बी दो पूर्णांक है, देन a प्लस बी बिलोंग्स टू आई, यानी कि a प्लस बी भी क्या होगा, एक पूर्णांक, इसलिए पूर्णांकों का योग द्विचर संक्रिया है। पूर्णांकों का योग द्विचर संक्रिया है। ठीक है भाई, अब दूसरी कंडीशन में आप लोग जांच करेंगे साचर्यता की। दूसरी कंडीशन आप लोग जांच करते हैं साचर्यता। अब साचर्यता के लिए देखिएगा, कोई भी तीन पूर्णांक अगर आप लोग ले लेते हैं ए बी सी, तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के, और इसका मतलब पूर्णांकों का योग साचर्य है, इसलिए पूर्णांकों का योग साचर्य है, इसलिए पूर्णांकों का योग साचर्य है। और साचर्यता के बाद में हम लोग देखते हैं तत्समकता, आइडेंटिटी हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग जानते हैं पूर्णांकों का योग, उसका जो तत्समक होता है वो जीरो होता है। तो जीरो बिलोंग्स टू आई योग का तत्समक अवयव है, योग का तत्समक है। योग का तत्समक जीरो क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए हमेशा ए के इक्वल होता है फॉर ईच ऑफ ए बिलोंग्स टू आई के लिए। चाहे कोई भी पूर्णांक ए हो उसके लिए ए प्लस जीरो और जीरो प्लस ए हमेशा किसके इक्वल होता है, ए के। और तत्समक के बाद में हम लोग बात करते हैं प्रतिलोम की। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रतिलोम। अब प्रतिलोम के लिए देखिएगा भाई, माइनस ए बिलोंग्स टू आई, ये होता है ए बिलोंग्स टू आई का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए में आप लोग जैसे ही ऐड करोगे माइनस ए को, या माइनस ए में आप लोग ऐड करोगे प्लस ए को, तो हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। इसका मतलब ए का योज्य प्रतिलोम क्या है, माइनस ए है। तो ग्रुप की चारों कंडीशंस को संतुष्ट करता है, इसलिए हम कहेंगे कि जो आई है योग संक्रिया के लिए ग्रुप है। तो इसलिए आई योग संक्रिया के लिए ग्रुप है। आई योग संक्रिया के लिए ग्रुप है, लेकिन आपको इसमें जो बताना है वो आपको बताना है कि अपरिमित आबेली ग्रुप है। तो देखिए अपरिमित तो है ही, क्योंकि जो समुच्चय आई है वो अपरिमित होता है। इसके बाद में आपको आबेली बताना है अब यहाँ पर। तो आबेली के लिए आप लोग टेस्ट करेंगे क्रम विनिमेयता की। तो देखिए क्रम विनिमेयता की जांच हम लोग करेंगे अब यहाँ।
तो क्रम विनिमय चेक करिएगा भाई। हम लोग जानते हैं कोई भी दो पूर्णांक होते हैं अगर a और b, तो आप लोग ये जानते हैं कि a प्लस बी और b प्लस से हमेशा इक्वल होता है, यानी कि जो पूर्णांकों का योग है वो कैसा होता है, क्रम विनिमय। इसलिए जो पूर्णांकों का योग है ये क्रम विनिमय है, पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय है। और पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय होने का मतलब जो ग्रुप होगा ना i प्लस, ये आपके पास में होगा आबेली ग्रुप, इसलिए i प्लस आबेली ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शित कीजिए कि समस्त परिमेय संख्याओं का समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपके पास में समुच्चय आ गया Q, यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो Q है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है भाई। Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और इसमें आपको चेक करना है कि ये गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। तो गुणन संक्रिया के लिए चेक करेंगे सबसे पहले साम्प्रत गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किस प्रकार से चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दो परिमेय संख्याओं का जो गुणा होता है वो एक परिमेय संख्या ही होता है। तो चूंकि a belongs to Q and b belongs to Q, then a dot b belongs to Q। इसका मतलब परिमेय संख्याओं का गुणन संवृत है, परिमेय संख्याओं का गुणन, परिमेय संख्याओं का गुणन संवृत है, ठीक है। परिमेय संख्याओं का गुणन है संवृत। इसके बाद में संवृत के बाद में हम लोग टेस्ट करेंगे साचर्यता का। तो अब हम लोग देखेंगे साचर्यता को। तो देखिए भाई, साचर्यता के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर कोई तीन परिमेय संख्या हो ए बी सी, देन ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ईच ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। हम लोग जानते हैं अगर तीन परिमेय संख्या होती है तो बी डॉट सी करके ए से मल्टीप्लाई करिए, चाहे ए डॉट बी करके फिर सी से करिएगा, दोनों में से इक्वल होता है। इसका मतलब परिमेय संख्याओं का गुणन कैसा होता है, साचर्य। तो इसलिए परिमेय संख्याओं का गुणन, इसलिए परिमेय संख्याओं का गुणन साचर्य है। और तीसरी जो कंडीशन है आइडेंटिटी की, तत्समकता हमें चेक करना है। तो तत्समकता, अब तत्समकता के लिए देखिएगा भाई, आप लोग जानते हैं a डॉट वन या वन डॉट ए हमेशा किसके इक्वल होता है, a के, फॉर ईच ऑफ a बिलोंग्स टू q के, है ना। कोई भी परिमेय संख्या हो उसको वन से मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या आएगा, a ही आएगा। इसका मतलब वन क्या हुआ, परिमेय संख्याओं के गुणन का तत्समक, इसलिए वन गुणन का तत्समक है, इसलिए वन गुणन का तत्समक है। और तत्समक के बाद में आप लोग चेक करेंगे प्रतिलोम को। अब यहां पर जो प्रतिलोम है, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। प्रतिलोम का अस्तित्व क्यों नहीं होगा, ध्यान देना भाई। आप लोग जानते हैं कि जीरो बिलोंग्स टू क्यू, जीरो परिमेय संख्या ही है, लेकिन इसका जो प्रतिलोम होता है जीरो का, वन अपॉन जीरो। भाई ए बिलोंग्स टू क्यू का प्रतिलोम होता है वन अपॉन ए। तो इसी प्रकार से जब जीरो का प्रतिलोम आप लोग देखते हैं तो वन अपॉन जीरो, जो कि परिमेय संख्या नहीं है। तो जीरो बिलोंग्स टू क्यू, लेकिन जीरो का प्रतिलोम क्यू में विद्यमान नहीं है, जीरो का प्रतिलोम क्यू में विद्यमान नहीं है। अब जीरो का प्रतिलोम नहीं है, इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है, इसलिए क्यू गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है, गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सिद्ध कीजिए कि अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q0 गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक आबेली ग्रुप है। और सेकंड इसी में बताना है कि योग संक्रिया के सापेक्ष ग्रुप नहीं है। तो अभी देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q ग्रुप नहीं है। और वो ग्रुप क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि वहां जो शून्य था उससे शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन उसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता।
अब ये शून्य के अलावा तो आप लोग जानते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या का प्रतिलोम विद्यमान होता है। तो यहाँ जो समुच्चय आपके पास में Q0 है वो अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, यानी शून्य इसका एलिमेंट ही नहीं है। अब शून्य अगर इसका एलिमेंट ही नहीं है तो फिर हम इसका प्रतिलोम भी नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q0 के प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम भी यहाँ विद्यमान है, और इसके प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिलोम है, इसलिए आप लोग कहेंगे कि Q0 गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। तो पहला हो चुका है, जैसा में भी हमने पिछले में किया था, बस उसमें शून्य का प्रतिलोम नहीं था। अब शून्य यहाँ पर एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए Q0 के सभी अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है, इसलिए ग्रुप हो जाएगा। और सेकंड में आपको प्रूव करना है कि योग संक्रिया के सापेक्ष ग्रुप नहीं है। तो देखिए योग संक्रिया के सापेक्ष ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शून्य इसका एलिमेंट नहीं है, और योग का तत्समक आप लोग जानते हैं क्या होता है? 0 होता है। योग का तत्समक क्या होता है? 0, क्योंकि a + 0 बराबर होता है 0 + 1 और ये दोनों इक्वल होते हैं किसके? a के। इसका मतलब योग का तत्समक क्या होता है? 0, और 0 इस Q0 का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि Q0 में योग का तत्समक विद्यमान नहीं है, और योग का तत्समक विद्यमान नहीं है, इसलिए Q0 योग संक्रिया के सापेक्ष ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शित कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है। तो आपको सिद्ध करना है कि योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है। तो देखिए सबसे पहले R, ये R आपके पास में हो गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R तो क्या है भाई अपने पास में? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो R तो बन गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब आपको सिद्ध करना है कि योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी संवृत्त गुणधर्म क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब संवृत्त गुणधर्म क्या होगा ध्यान दीजिएगा भाई। संवृत्त गुणधर्म का मतलब है अगर हम लोग कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं a और b, देन a + b, योग संक्रिया के लिए कर रहे हैं तो a + b देखेंगे। तो दो वास्तविक संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? वास्तविक संख्या ही होता है, इसलिए यहाँ जो योग है ये संवृत्त है। इसके बाद में सेकंड जो कंडीशन है वो आप लोग देखते हैं साचर्यता। अब साचर्यता के लिए हम कोई भी 3 रियल नंबर लेंगे a b c, और हम जानते हैं अगर 3 वास्तविक संख्याएं होती हैं a b c, तब a + b + c ये इक्वल हुआ करता है a + b + c के फॉर ईच ऑफ a b c बिलोंग्स टू R। ठीक है ना? अगर कोई भी 3 वास्तविक संख्याएं होती है तो इस प्रकार से होगा। इसका मतलब जो वास्तविक संख्याओं का योग है ये साचर्य होता है, इसलिए वास्तविक संख्याओं का योग, वास्तविक संख्याओं का योग साचर्य है। और इसके बाद में थर्ड आप लोग देखते हैं तत्समकता आइडेंटिटी। तो तत्समक के लिए आप लोग जानते हैं भाई कि a + 0 और 0 + a ये दोनों हमेशा a के इक्वल होते हैं फॉर ईच ऑफ a बिलोंग्स टू R। इसका मतलब 0 योग का तत्समक है, इसलिए 0 बिलोंग्स टू R योग का तत्समक है, योग का तत्समक है। और तत्समक के बाद में हम लोग देखेंगे प्रतिलोम। अब प्रतिलोम किस प्रकार से देखेंगे ध्यान दीजिएगा भाई। a बिलोंग्स टू R का योज्य प्रतिलोम, a बिलोंग्स टू R का योज्य प्रतिलोम -a बिलोंग्स टू R है। और ये क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं a + -a इक्वल टू -a + a, दोनों का जो ऐड है वो कितना होता है? 0, और 0 होता है योग का तत्समक। इसका मतलब a का प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -a। तो इसका मतलब R के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, इसलिए R के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। इसका मतलब ये हुआ कि R योग संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। तो इसलिए R+ ग्रुप है, और R+ ग्रुप तो हो गया, लेकिन आपको प्रूव करना है कि एक क्रम विनिमय ग्रुप होगा। तो क्रम विनिमयता की ओर जांच कर लीजिएगा।
तो आप चेक कर लेंगे क्रम विनिमेयता को। और क्रम विनिमेयता की जांच देखिए हम लोग किस प्रकार से करेंगे। भाई हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के, चाहे a और b कोई भी रियल नंबर हो तो a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए के। इसका मतलब वास्तविक संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है, इसलिए वास्तविक संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है। इसलिए वास्तविक संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है। ठीक है, तो क्रम विनिमेय भी हो गया, इसका मतलब R प्लस क्रम विनिमेय ग्रुप है, इसलिए R प्लस क्रम विनिमेय ग्रुप है। इसलिए R प्लस क्रम विनिमेय ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय C0 गुणन संक्रिया के लिए अपरिमित आबेली ग्रुप है। तो देखिए भाई आपके पास में यहाँ एक समुच्चय है C0, अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय C0 है, अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। तो आपको बताना है कि ये एक अपरिमित आबेली ग्रुप है। तो चेक करते हैं सबसे पहले इसमें संवृत गुणधर्म को। अब संवृत गुणधर्म से देखिएगा आप यहाँ से कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लेंगे, Z1 बिलोंग्स टू C0 एंड Z2 बिलोंग्स टू C0, देन Z1 डॉट Z2 बिलोंग्स टू C0, यानी कि दो अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का जो गुणा है वो भी क्या होगा, एक अशून्य सम्मिश्र संख्या। इसलिए जो सम्मिश्र गुणन है वो कैसा है, संवृत है। तो यहाँ पर जो गुणन संक्रिया है ये संवृत है। इसके बाद में सेकंड जो कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे साचर्यता के लिए। अब साचर्यता के लिए देखिएगा हम लोग जानते हैं अगर कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं Z1, Z2 और Z3, तो Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 इक्वल होता है Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 के फॉर ईच ऑफ Z1, Z2, Z3 बिलोंग्स टू C0। इसका मतलब ये हुआ कि जो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा है ये कैसा है, साचर्य है। इसलिए सम्मिश्र संख्याओं का गुणन साचर्य है। और साचर्य के बाद में जो तीसरी कंडीशन हम लोग चेक करेंगे वो तत्समक के लिए करते हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जो गुणा का तत्समक होता है 1 होता है, और 1 एक अशून्य सम्मिश्र संख्या ही है, क्योंकि 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा बिलोंग्स टू C0। ठीक है, ये गुणन का तत्समक हो गया। सम्मिश्र संख्याओं के गुणन का तत्समक है, सम्मिश्र संख्याओं के गुणन का तत्समक है। ठीक है ना, तो सम्मिश्र संख्याओं के गुणन का तत्समक भी आ गया आपके पास में 1। और तत्समक के बाद में आप लोग बात करेंगे प्रतिलोम की। तो आप लोग जानते हैं Z बिलोंग्स टू C0 का प्रतिलोम, यानी कि कोई भी अशून्य सम्मिश्र संख्या अगर आपके पास में होती है उसका प्रतिलोम होगा 1/Z बिलोंग्स टू C0। क्यों है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग जैसे ही Z को मल्टीप्लाई करोगे 1/Z से, या 1/Z को मल्टीप्लाई करोगे Z से, तो हमेशा क्या आएगा 1। तो चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब C0 गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, इसलिए C0 और गुणन संक्रिया को मैं यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये आपके पास में बन गया ग्रुप। लेकिन आपको इसमें बताना है कि जो ग्रुप है वो कैसा होगा, अपरिमित तो है, क्योंकि जो C0 है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय अपरिमित होता है। लेकिन साथ ही में आपको बताना आबेली होगा। अब आबेली के लिए आप लोग चेक कर लीजिएगा क्रम विनिमेयता को। तो क्रम विनिमेयता और चेक कर लीजिएगा क्रम विनिमेयता। तो क्रम विनिमेयता के लिए देखिए लोग हम जानते हैं कि Z1 डॉट Z2 ये हमेशा इक्वल होता है Z2 डॉट Z1 के फॉर ईच ऑफ Z1, Z2 बिलोंग्स टू C0, यानी कि जो सम्मिश्र संख्याओं का गुणा है हमेशा क्रम विनिमेय होता है। इसलिए सम्मिश्र संख्याओं का गुणन
सम्मिश्र संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय होता है। और क्रम विनिमय भी हो गया, इसका मतलब C0 डॉट अपरिमित आबेली ग्रुप है। ठीक है भाई, C0 डॉट ये कैसा ग्रुप है? अपरिमित आबेली ग्रुप है।